हेलो गाइस, गुड इवनिंग। सो गाइस, विजन की 23 अक्टूबर की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन अपडेट हो गई है। तो चलिए गाइस, हम आज की फर्स्ट न्यूज़ के साथ स्टार्ट करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर रिवाइजेस द बेस ईयर ऑफ द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर। तो गाइस, आपको पता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अंडर भी क्या डिफरेंट क्या होते हैं, इनके इंडेक्सेस होते हैं। जैसे इंडस्ट्रियल वर्कर्स का अलग होता है, एग्रीकल्चर लेबर का अलग होता है, एंड सो ऑन। ठीक है, उसी तरह क्या किया है अभी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने, क्या किया है, जो इसका बेस ईयर है उसे चेंज किया है। ये जो न्यूज़ है वो GS3 इकोनॉमिक सेक्शन में कवर होगी। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है क्या। जो गाइस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में हम क्या करते हैं, जो अब हम किसकी बात करें, इंडस्ट्रियल वर्कर की। जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स जो गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं, उनके एक्सपेंडिचर में क्या चेंज आया है, क्या मेजर है, उसको हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। इसको सबसे पहले क्या होता था, जो हम अपनी मॉनेटरी पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करते थे, मतलब कि जो भी RBI अपनी मॉनेटरी पॉलिसीज़ को फ्रेम करती है, वो होलसेल प्राइस इंडेक्स पे क्या करती थी, रिकमेंडेशन पे करती थी। ठीक है, उसको मेजर करके करती थी। लेकिन फिर उर्जित पटेल कमेटी ने सजेशन दिया कि नहीं, हमें होलसेल प्राइस इंडेक्स पे अपनी मॉनेटरी पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट नहीं करना चाहिए, हमें किस पे करना चाहिए, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे। अब ऐसा क्यों, क्योंकि जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है उसमें सर्विसेज तो कवर होती ही नहीं, जबकि आपको पता है सर्विसेज का हमारी GDP में नियर अबाउट 60% कॉन्ट्रीब्यूशन है। अब एक बात बताओ, जो चीज़ इतनी ज़्यादा आपकी GDP में कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है उसको तो आप मेजर ही नहीं कर रहे। तो इसमें जो CPI इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं, इसमें हम 7 सेक्टर्स में जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स एम्प्लॉयड हैं उनके कंजप्शन एक्सपेंडिचर को हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। अब कौन कौन से वो 7 सेक्टर्स हैं, फैक्ट्रीज होगी, माइंस होगी, प्लांटेशन हो गया, रेलवेज, पब्लिक मोटर ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एस्टेब्लिश, एज वेल एज कुछ पोर्ट्स एंड डॉक्स। तो इन सबको हम, जो 7 सेक्टर्स हैं, इसके अंदर जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं उनको हम क्या करते हैं, उनके गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपेंडिचर को हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। अभी क्या है, बेस ईयर को रिवाइज किया गया 2016। तो गाइस कभी कभी क्या है, हमारी जो UPSC है वो बेस ईयर भी पूछ लेता, तो ये आपको पता होना चाहिए। 2001 से क्या कर दिया, बेस ईयर रिवाइज करके 2016 कर दिया, और मोस्टली इसको आपको कंफ्यूज किया जाएगा 2014-15 में। ठीक है, क्योंकि 2014-15 किसका है, CPI का बेस ईयर है। ठीक है, तो रिवाइज करके कितना कर दिया, 2016 कर दिया है। इसमें अब हम क्या करेंगे, जो नॉन फूड आइटम्स हैं उनको वेट ज़्यादा देते हैं। जैसे हमने स्पेंडिंग करी अपनी हाउसिंग पे, एजुकेशन पे, हेल्थ पे, इन सबको हम क्या करेंगे, मेज़र करेंगे। देखो अभी हमने इस सबको मेज़र किया है कि किस तरह से 2001 से लेकर 2016 में जो वर्कर्स की कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, किस तरह से उनके एक्सपेंडिचर में जो उनका खर्चा है वो किस तरह से वेरी किया है। देखो हमने ये देखने मिला है, जो हाउसिंग पे जो पहले खर्चा करते थे वो 15.2% करते थे, और अब वो बढ़ के कितना हो गया, 17% हो गया। उसी तरह एजुकेशन, हेल्थ और ट्रांसपोर्ट सेक्टर पे वो जो पहले खर्चा 23% करते थे, वो अब बढ़ के कितना हो गया, 30% कर दिया। उसी तरह जो फूड और बेवरेज पे जो कंजप्शन करते थे वो बल्कि कम हुआ है। पहले वो लोग नियर अबाउट 46.2% खर्चा करते थे, और अब कितना हुआ, 39% कर दिया। अगर देखो हमने बेस ईयर को रिवाइज क्यों किया, देखो गाइस ये आपको भी पता है हमारा क्या है, विद ईयर क्या है, हमारे कंजप्शन एक्सपेंडिचर में क्या होता है, चेंज आता है, क्योंकि हमारा जो मतलब कि कंजप्शन पैटर्न होता है वो चेंज होता है। इसलिए क्या है, बेस ईयर को रिवीजन करने का मतलब यही है, ताकि हम वर्कर्स के, जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं, जो वर्किंग क्लास पॉपुलेशन है, उनके कंजप्शन पैटर्न को क्या कर सके, मेजर कर सके कि किस तरह से वो क्या हुआ है, चेंज हुआ है। इससे हम क्या करेंगे, अपनी जो इन्फ्लेशन है उसे ट्रैक करेंगे। देखो गाइस आपको भी पता है, हम क्या करते हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होती हैं, गवर्नमेंट उन्हें क्या करती है, कुछ अलाउंस देती हैं। ठीक है, एकोमोडेशन हो गया, या फिर जो पेंशनर पेंशन्स भी देती हैं, या फिर जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स के जो मिनिमम वेजेस हैं वो सब डिसाइड करती हैं। अब अगर हमें ये पता चलेगा कि उनका कंजप्शन पैटर्न किस हिसाब से चेंज हो रहा है, तो हमें ये पता चलेगा कि हाँ यार, अब इनके जो वेजेस है, मिनिमम वेजेस है, उनको बढ़ाना चाहिए। ठीक है, या फिर जो उनका एम्प्लॉयज़ को जो हम डियरनेस रिलीफ जो भी देते हैं उन सबको बढ़ाना चाहिए। तो इसलिए क्या करती है, गवर्नमेंट इन सबको ट्रैक करती है। नेशनल लेवल पे क्या है, 4 तरह के CPI नंबर्स हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बताया। CPI इंडस्ट्रियल वर्कर होता है, CPI एग्रीकल्चर लेबर्स के लिए होता है, CPI रूरल लेबर्स के लिए भी होता है, और CPI अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज़ के लिए भी होता है। इसमें से जो पहले 3 CPI हैं इनको कौन मैनेज करता है, लेबर ब्यूरो, जो किसके अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंडर। बाकी जो CPI फॉर अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज़ है, ये कौन रिलीज करता है, ये करता है रिलीज मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन का सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन। तो गाइस ये आपको पता होना चाहिए, जो एक्सेप्शन हो जाता है। ठीक है, सो गाइस आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट न्यूज़ पे पढ़ते हैं। द वर्ल्ड्स वुमेन 2020 ट्रेंड्स एंड स्टैटिस्टिक्स रिलीज्ड बाय UN डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर।
देखो गाइस इसमें ये पता क्या चला है, देखो 1994 या 1995 में क्या बना था, बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन। तो गाइस अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो मैंने अपनी PT 365 सोशल इश्यूज़ करवाई हुई है लास्ट ईयर की, आप उसकी प्लेलिस्ट में जाओ और सबसे फर्स्ट वीडियो देख लो, उसमें हमने थर्ड न्यूज़ में शायद ये कवर किया था, बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन है क्या। देखो 25 साल हो गए इसको बनाए को, अडॉप्ट किए को, उसके बाद 25 साल में क्या है, हम वर्ल्ड की जो वुमेन है, ग्लोबली जो वुमेन्स की सिचुएशन है उसमें क्या चेंज आया है, उसी को रिलीज़ किया किसने, UN डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर। तो गाइस ये जो न्यूज़ है कहाँ कवर होगी, GS 1 और 2 दोनों में सोशल इश्यूज़ में ये कवर होगी। तो रिपोर्ट ने ये बताया कि एक्चुअली अब वुमेन का क्या स्टेटस है ग्लोबली 25 ईयर्स में, सिंस हमने जब से अडेप्ट किया बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन। ये किस लिए था, ताकि हम वुमेन के राइट्स को क्या कर सकें, एडवांस कर सकें। इसमें ये देखने को मिला है कि किस तरह से प्रोग्रेस हुई है टुवर्ड्स जेंडर इक्वालिटी इन फॉलोइंग 6 क्रिटिकल एरिया। कहाँ पे जेंडर इक्वालिटी में हमें प्रोग्रेस देखने को मिली है, पॉपुलेशन ऑफ फैमिलीज में देखने को मिली है, हेल्थ में, एजुकेशन में, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट एंड असेट ओनरशिप में भी, पावर एंड डिसीजन मेकिंग में भी। बाकी जो कोविड-19 की वजह से जो वायलेंस बढ़ी है वुमेन और गर्ल चाइल्ड में, तो ये सब इसने कवर किया है। फाइंडिंग्स क्या है, देखो फाइंडिंग्स यही है कि हमारा जो वुमेन का जो स्टेटस है वो बढ़ा है किस किस सेक्टर में, एजुकेशन में। जो अर्ली मैरिजेस की जो प्रॉब्लम पहले थी वो अब उतनी नहीं है, थोड़ी सी कम हुई है। चाइल्ड बियरिंग एंड जो मैटरनल मोर्टेलिटी है उस रेट भी घटा है। और लेकिन ये कुछ सेक्टर्स हैं जहाँ पे स्टेटस बढ़ा है वुमेन का, लेकिन कहीं कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ वुमेन का जो स्टेटस है वो अभी तक नहीं बढ़ा है और उतना ही है, स्टेगनेंट है। जेंडर गैप देखने को मिला लेबर मार्केट में, अभी भी 27% है ग्लोबली, जो भी 1995 में भी इतना था और अभी 25 साल बाद भी उतना ही है। इसमें से सिर्फ 47% जो वुमेन है वो लेबर मार्केट में पार्टिसिपेट करती हैं एज कम्पेयर टू 74% मैन। और सबसे ज़्यादा जो जेंडर गैप है वो कहाँ देखने को मिला, इंडिया में कितना है, साउथ ईस्टर्न एशिया में कितना, जो कि 54% है। और इंडिया में देखने को मिला है जो फीमेल टू मेल लेबर फोर्स है वो कितना है, 29.8 इन 2019। ये जो डाटा है बहुत अच्छा है, आप इसको यूज़ कर सकते हो मेंस राइटिंग में। एवरेज डे में देखा जाता है जो वुमेन है वो अनपेड वर्क में कितना आवर स्पेंड करते हैं, नियर अबाउट 4 आवर्स। अनपेड वर्क आपको पता है जो आपका डोमेस्टिक वर्क होता है, जिनको कोई भी वैल्यू नहीं करता, जैसे खाना पीना बनाना, हाउस होल्ड वर्क हो गया, बच्चों की देखभाल करना, इंक्लूडिंग फूड प्रिपरेशन, डिश वॉशिंग, क्लीनिंग, इन सबको हम क्या करते हैं, अनपेड डोमेस्टिक वर्कर। ठीक है, तो वुमेन जो ग्लोबली है वो ये काम करने में कितना टाइम अपना बिताती हैं, दिन के 4 घंटे नियर अबाउट, और मैन कितना करते हैं, ओनली 1.7 आवर्स। ठीक है, सो गाइस आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट है इंडिया ICC है गाइस, ये INC नहीं है, ICC है। इंडिया ICC फेल्स टू सेटल सेक्सुअल हरेसमेंट केसेस। अगेन गाइस ये जो न्यूज़ है हमारे सोशल इश्यूज़ में कवर होगी। तो गाइस अभी क्या है, डाटा कहाँ से रिलीज़ हुआ है, फ्रॉम BSE 500 कंपनीज। इसने बताया है पिछले 5 साल में जो सेक्सुअल हरेसमेंट के जो केसेस हैं जो अभी तक रिजोल्व नहीं हुए हैं, उनका जो नंबर है वो 4 गुना बढ़ा है, इट इंक्रीजेस अप टू 4 टाइम। इसके अलावा देखा गया है इन पिछले 5 साल में जो हरेसमेंट कंप्लेंट्स हैं वो भी 75% इंक्रीज हुई है। 2013 में सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ वुमेन एंड वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013 पास हुआ था, या फिर हम इसे प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट एक्ट भी बोल सकते हैं। इसको इसलिए इनेक्ट किया था ताकि हम विशाखा गाइडलाइंस को इम्प्लीमेंट कर सकें और वुमेन को एक सेफ वर्क प्लेस प्रोवाइड कर सकें। इसके अंदर हमने हर एक वुमेन को कवर किया था, जो चाहे फॉर्मल सेक्टर में काम करिए चाहे इनफॉर्मल सेक्टर में काम करिए, इंक्लूडिंग द डोमेस्टिक वर्कर। मतलब अगर जो आपके घर में मेड आती है उन सबको क्या किया हुआ हमने इसमें इंक्लूड किया। साथ में इन्होंने ये बताया है जो फॉर्मल सेक्टर में जो कंपनीज हैं, मतलब कि जहाँ पे 10 या उससे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, उस हर एक सेक्टर को क्या करना पड़ेगा, हर एक कंपनी को अपने ऑफिस में एक इंटरनल कमेटी को क्रिएट करना पड़ेगा टू डील विथ दिस टाइप ऑफ कंप्लेंट। बाकी इन्होंने बोला जो एस्टेब्लिशमेंट है जिनमें 10 से कम एम्प्लॉयज़ हैं, वहाँ पे अगर कोई वुमेन वर्क कर रही है तो उस स्टेट गवर्नमेंट के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर या जो कलेक्टर है उसको एक लोकल कमेटी एक सेटअप करनी होगी हर डिस्ट्रिक्ट में, जो इस टाइप के कंप्लेंट्स को क्या कर सके, सुन सके। हाउएवर इतने लॉज होने के बाद भी ये देखा गया है इनको इफेक्टिव मैनर में इम्प्लीमेंट नहीं किया गया ड्यू टू द कुछ इश्यूज़ हैं। क्या इश्यूज़ हैं? पहली बात, जो इंटरनल कमेटी के जो मेंबर्स हैं वो प्रॉपरली ट्रेन नहीं है और वो इन कंप्लेंट्स को फास्ट मैनर में डिस्पोज करने में अनेबल रहे हैं। दूसरी बात ये है जो लोग हैं वो प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट की कंप्लेंट्स को सीरियसली नहीं लेते, जो कि सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आप उसको अटमोस्ट अर्जेंसी से लो। कंप्लेंट्स क्या है उसको इतना कॉम्प्लेक्स बना दिया जाता है कि उनकी इंक्वायरी के लिए क्या है ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। अब गवर्नमेंट के द्वारा क्या स्टेप्स लिए गए हैं, गवर्नमेंट ने क्या किया, एक इफेक्टिव मॉनिटरिंग सिस्टम सेटअप किया ताकि हम उन कमिटीज़ को इफेक्टिव मैनर में मॉनिटर कर सकें, किनको, इंटरनल कमिटीज़ को,
ठीक है। साथ में हम क्या करेंगे, इन कमिटीज़ को प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो गाइस जो ड्रॉबैक्स है, जहाँ पे इश्यूज आ रहे हैं, ऑफकोर्स हम उन्हीं में क्या करेंगे, रिफॉर्म करेंगे, ठीक है। सो गाइस आई होप अगेन आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। द फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2020 रिलीज बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो गाइस ये जो न्यूज़ है GS3 इकोनॉमिक सेक्शन में कवर होगी। देखो आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि हमारी जॉब्स का क्या फ्यूचर है, उसकी रिपोर्ट पे क्या है, उसको रिलीज़ किया। देखो सबसे पहले इस रिपोर्ट ने ये बताया है हमें किस तरह अपनी लेबर मार्केट को, किस तरह हमने अपने वर्कर्स को क्या करना है, अडेप्ट करवाना है, ताकि जो अपॉर्चुनिटीज़ आ जाएं या फिर फ्यूचर में जो होने वाली हैं, हम उस तरह से अपनी लेबर को, अपने वर्कर्स को क्या कर सकें, अडेप्ट करवा सकें। उस पर कुछ इंसाइट दिया है। तो 2020 की रिपोर्ट ने मेनली कहाँ कहाँ फोकस दिया है। पहली बात तो उसने ये बताया है, देखो इकोनॉमिक साइकिल क्या होती है, मतलब कभी कभी क्या है, इकोनॉमी में अप डाउन चलता रहता है, लेकिन बोला है कि जो कोविड-19 की वजह से जो डिसरप्शन हुआ है, दैट इज द लॉन्गर इन हिस्ट्री ऑफ द इकोनॉमिक साइकिल। दूसरा इसने ये बताया है कि किस तरह से अगले 5 साल में हमें जॉब स्किल्स के लिए किस तरह की टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना चाहिए। फाइंडिंग्स यही है कि अब क्या है, आपको पता है मैक्सिमम काम क्या है, जो मशीन्स हैं वो रिप्लेस कर रही हैं। तो अभी क्या है, धीरे धीरे अगले कुछ सालों में, अगले 5 सालों में जो मैक्सिमम जो काम है वो ऑटोमेटिक बन जाएगा, मैकेनाइजेशन ज़्यादा हो जाएगा, जिस वजह से क्या है 85 मिलियन जॉब्स को क्या मिलेगा, डिस्प्लेस होना पड़ेगा, ठीक है। वर्क फोर्स इज ऑटोमेटिंग फास्टर देन द एक्सपेक्टेड, जिसकी वजह से 85 मिलियन जॉब्स कहेंगे डिस्प्लेस होंगी। इसके अंदर क्या है, अब देखो जब मशीन्स आएंगी तो इससे क्या इनइक्वालिटीज़ और बढ़ेंगी, ठीक है। इनइक्वालिटीज़ बढ़ने देखने को मिलेगी क्यों, ड्यू टू द टेक्नोलॉजी एंड द पेंडेमिक रिसेशन। देखो पेंडेमिक की वजह से रिसेशन हुआ है, तो बंदा क्या चाहेगा, जो बिजनेसमैन होगा वो यही चाहेगा कि मैं कम से कम आदमियों में क्या करूं, अपना काम पूरा करूं, ठीक है। तो इस वजह से क्या है, वो हायरिंग कम करेगा, लोगों की हायरिंग कम करेगा, मैकेनाइजेशन ज़्यादा करेगा, टेक्नोलॉजी एडवांस लेके आएगा, ठीक है, जाके हम लोगों को डिस्प्लेस कर सकें, ठीक है। इस वजह से क्या है, जो अमीर है वो और अमीर होता रहेगा, जो गरीब है वो और गरीब होता रहेगा। इस वजह से जो क्या है, इनइक्वालिटी ज़्यादा देखने को मिलेगी। इन्होंने बोला 2025 तक क्या है, जो आप में स्किल्स होनी ही चाहिए, दैट इज द एनालिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, फ्लेक्सिबिलिटी, ये टॉप स्किल्स चाहिए होंगी अगर आपको जॉब लेनी होगी। विद डाटा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंटेंट क्रिएशन, क्लाउड कंप्यूटिंग, ये टॉप एमर्जिंग प्रोफेशन होने वाले हैं 2025 तक। इसमें यही बोल रहा है कि अगर आपको अपने बिजनेस को कॉम्पिटिटिव बनाना है तो आपको अपने एम्प्लॉयज़ को रीस्किल या अपस्किल करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें ये बताया जो 84% जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अभी क्या कर रहे हैं, अपने वर्किंग प्रोसेस को रैपिडली डिजिटलाइज कर रहे हैं, इंक्लूडिंग अ सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन ऑफ रिमोट वर्क। अब रिकमेंडेशन क्या है, रिकमेंडेशन यही है कि हमें क्या करना है, पब्लिक सपोर्ट को स्ट्रॉन्गर सपोर्ट करना है, ताकि वहाँ के वर्कर्स को हम रीस्किल कर सकें, अपस्किल कर सकें, ताकि उन वर्कर्स की जो एम्प्लॉयमेंट है वो रिस्क पे ना हो या फिर उन्हें डिस्प्लेस ना करना पड़े। दूसरी बात ये कि कंपनीज को क्या करना चाहिए, ह्यूमन और सोशल कैपिटल में ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि वो लोगों को अडॉप्ट बना सके फ्रॉम एनवायरनमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस मैट्रिक्स है, ठीक है। तो पहली बात इन्होंने इसमें नोट इसलिए बताया है क्योंकि ये जो रिपोर्ट है वो है फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट, जो किसके द्वारा रिलीज करी है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। एक इसी से मिलते जुलती रिपोर्ट है, दैट इज द फ्यूचर ऑफ वर्क रिपोर्ट, वो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज की जाती है, ठीक है। तो ये इन्होंने अलग से नोट बना के लिखे हैं। सो गाइस आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ पे। आरबीआई ने कंडक्ट किया फर्स्ट एवर ओपन मार्केट ऑपरेशन इन स्टेट डेवलपमेंट लोन। जो आरबीआई है, आरबीआई मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ ओएमओ वो करता रहता है, लेकिन स्टेट डेवलपमेंट लोन्स में फर्स्ट टाइम किया। देखो ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, आरबीआई क्या करता है, इसमें जो अपनी सिक्योरिटीज़ हैं उसको सेल परचेज करते रहते हैं, ताकि क्या करे, मार्केट में लिक्विडिटी बना सके, ठीक है। सिंपल भाषा में यही है। अभी इंडिया में क्या है, सेंट्रल, देखो आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, ट्रेजरी बिल्स और डेटेड सिक्योरिटी दोनों इशू कर सकती है। ट्रेजरी बिल्स क्या होते हैं, वो लोन्स मतलब वो बॉन्ड्स जो लेस देन 1 ईयर के होते हैं, ठीक है। डेटेड सिक्योरिटीज होती हैं जिनकी जो मतलब कि जो बॉन्ड्स होते हैं वो ग्रेटर देन 1 ईयर के लिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों इशूज़ कर सकते हैं, ट्रेजरी बिल्स भी, डेटेड सिक्योरिटीज भी। लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो ट्रेजरी बिल्स इशू नहीं कर सकती, वो सिर्फ डेटेड सिक्योरिटीज ही इशू कर सकते हैं, ठीक है। जबकि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो ओनली बॉन्ड्स या जो डेटेड सिक्योरिटीज, जिन्हें हम स्टेट डेवलपमेंट लोन्स भी बोलते हैं, वही इशू कर सकती है। अभी क्या स्टेट डेवलपमेंट लोन्स क्या होते हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इशू किए जाते हैं, इसमें जो इंटरेस्ट रेट्स होते हैं वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू जो बॉन्ड्स सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है, ठीक है। जो स्टेट डेवलपमेंट लोन्स होते हैं ये भी सेफ होते हैं, जैसे हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की जो जी सिक्योरिटीज होती है वो भी उस तरह की सेफ होते हैं। क्यों है, तो एक्चुअली में वो भी गवर्नमेंट ही, वो भी तो सोवरेन बॉडी है, सब सोवरेन है, ठीक है। जो स्टेट डेवलपमेंट लोन्स हैं वो क्या करती हैं, जो उनका एसएलआर रेट है वो उसको एज अ सिक्योरिटी रख के उस पर बोरिंग ले सकती है, मतलब उधार ले सकती है। स्टेट डेवलपमेंट लोन्स क्वालिफाई फॉर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एंड आर आल्सो एलिजिबल एज कोलेटरल फॉर बोरिंग, मतलब कि वो कुछ सिक्योरिटी रख के बोरिंग ले सकती हैं, उधार ले सकती हैं। किस रेट पे लेंगे, जो रेपो रेट पे ले सकती है, एज वेल एज वो किसी भी एलिजिबल एंटिटीज आरबीआई से भी ले सकती है अंडर लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी।
OMS कौन करता है, RBI करता है, ताकि वो क्या करता है इसमें मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, अपनी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उनका सेल या परचेज करता है मार्केट से, ताकि हम क्या कर सकें, लिक्विडिटी कंडीशन मार्केट में इंप्रूव कर सके। रिसेंट स्टेप इसलिए लिए गए, काफ़ी हम बात डिस्कस कर चुके हैं। अभी ये जो GST कंपनसेशन जो स्टेट को मिलता है उसके भी बीच में कुछ टसल चल रही है बिटवीन स्टेट एंड सेंटर, तो इसको अभी मैनेज करने के लिए क्या किया, इस स्टेप को लिया गया। इस मूव से क्या आएगा, सबसे पहले जो स्टेट्स की जो बोरिंग कॉस्ट है वो कम होंगी, RBI की जो बैलेंस शीट है वो इम्प्रूव होगी। जैसे स्टेट गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि वो क्या करेगी, 2 ट्रिलियन रुपीज़ को बोरो करेगी, कब, Q3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 21, जो कि 33% हाइयर है देन द एक्चुअल अमाउंट ऑफ ₹1.5 ट्रिलियन लास्ट ईयर। ठीक है, इससे क्या होगा, जो हमारी सेकेंडरी मार्केट एक्टिविटी वो इंप्रूव होगी। सेकेंडरी मार्केट एक्टिविटी जैसे आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है इनकी जो एक्टिविटीज़ है वो इंप्रूव होगी। बाकी हम क्या कर सकते हैं, जो स्टेट डेवलपमेंट लोन्स हैं उनको भी उनके स्प्रेड को रेशनलाइज कर सकते हैं ओवर द सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ऑफ कंपेरेबल मैच्योरिटी। ठीक है, सो गाइज आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। अगेन गाइज ये जो न्यूज़ है GS3 इकोनॉमिक सेक्शन में कवर होगी। चलिए हम अपनी छोटी छोटी न्यूज़ पे चलते हैं। श्रीलंकन पार्लियामेंट पासेस 20th अमेंडमेंट। अभी क्या श्रीलंका की जो पार्लियामेंट है उन्होंने 20th अमेंडमेंट को पास किया। देखो 20th अमेंडमेंट में क्या किया है, इन्होंने प्रेसिडेंट की जो पावर है उसको बढ़ा दिया। कैसे किया है, अब इसमें ये बोला कि जो प्रेसिडेंट का जो पॉलिटिकल ऑफिस है उसमें 2 सिटीजन उसको होल्ड कर सकते हैं। इससे क्या आएगा, जो प्रेसिडेंट जी गोताबे राजपक्षे की जो फैमिली का पॉलिटिकल क्लाउड है, उनका जो इन्फ्लुएंस है वो क्या करेगा, स्ट्रेंथन होगा। ठीक है, न्यू अमेंडमेंट में क्या होएगा, जो प्रेसिडेंट की जो एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं उसको एक्सपेंड किया है और उनको ग्रेटर इम्यूनिटी प्रोवाइड करी है। इसके साथ में क्या किया, जो 19th अमेंडमेंट आया था जिसके अंडर क्या है कि प्रेसिडेंट के अगेंस्ट जो लीगल एक्शन ले सकते थे उसको रिमूव कर दिया है और पार्लियामेंट को ज़्यादा स्ट्रेंथन किया है। ठीक है, सो गाइस आई होप आपको समझ में आया होगा। नीति आयोग पैनल फॉर रिफॉर्म्स इन अर्बन प्लानिंग एजुकेशन। अभी क्या है, नीति आयोग के द्वारा एक पैनल कंस्टिट्यूट किया गया था जो इंट्रोड्यूस करेगा रिफॉर्म इन द अर्बन प्लानिंग एजुकेशन सिस्टम में। ठीक है, अब इस कमेटी का काम क्या है, कमेटी रिव्यू करेगी अर्बन प्लानिंग एजुकेशन सिस्टम को और ये देखेगी क्या वहाँ पे करिकुलम है या फिर ग्रेजुएट और जो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे क्या इश्यूज़ हैं उनको देखेगी, क्या वो इश्यूज़ फेस कर रहे हैं या क्या वो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं जो रैपिड अर्बनाइजेशन की वजह से कुछ आ रहे हैं। ठीक है, ये भी एग्जामिन करेगी कि अर्बन प्लानर्स की क्या अवेलेबिलिटी है, क्या डिमांड है और क्या सप्लाई है, वो इन सबको एग्जामिन करेगी। ई धरती जियो पोर्टल, तो गाइस ये क्या है जो लॉन्च किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। तो गाइस इसमें मैं आपको सिंपल बता देती हूँ, इसमें क्या है, आपका जो लैंड है, जो आपकी प्रॉपर्टी है उसको क्या करेंगे, मैपिंग करेंगे। ठीक है, सिंपल बात ये है, इसमें क्या करेंगे, मैपिंग करेंगे। इसमें क्या है कि जो डिस्प्यूट्स होते हैं, जो लैंड से रिलेटेड डिस्प्यूट्स हैं, इन सबको अवॉइड करने के लिए क्या करेंगे, हम मैपिंग करेंगे आपकी लैंड्स की, आपकी प्रॉपर्टीज़ की। ये क्या करेंगे, इंटीग्रेट लीजेसी ड्राइंग जैसे मैप करेंगे या लीज प्लान इन द मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम, ताकि आपकी इन्फॉर्मेशन को ईजिली मैनेज किया जाए और एंड अलाउ द डाटा टू बिकम जियोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन सिस्टम इनेबल। ठीक है, जो इसमें जो लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस है वो आपको प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट इशू करेगा जिसमें आपकी प्रॉपर्टी की सभी डिटेल्स होंगी और क्या आपकी जो मैपिंग है वो सब होगी। इस सर्टिफिकेट से क्या है, जो प्रॉपर्टी ओनर है उसको अपनी प्रॉपर्टी की बेसिक डिटेल्स मिल पाएगी, साथ में क्या उसकी मैपिंग है, उसकी क्या लोकेशन है, वो सब वो देख सकता है। ठीक है, आगे है अनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स। रिसेंटली क्या हरियाणा ने इस इंडेक्स में क्या किया, टॉप किया है। जो एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स है वो इनिशिएटिव था किसका, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड द फैमिली वेलफेयर, साथ में यूनिसेफ का भी था। इसको इसलिए लॉन्च किया गया था ताकि हम क्या कर सकें, एनीमिया को हम रिड्यूस कर सकें अपने इंडिया से। एनीमिया आपको पता ही क्या होता है, इस कंडीशन में क्या होता है जिसमें लोगों की आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है या जो रेड ब्लड सेल्स है उनका कमी हो जाती है या फिर आपके ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है वो कम हो जाता है। अगर हम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अकॉर्डिंग देखा जाए 2016 के, तो 58.6% चिल्ड्रन, साथ में से 53% नॉन प्रेग्नेंट वुमेन एंड 50% ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन क्या है, वो एनीमिक है। ठीक है, सेकेंड रीजनल रॉ ड्रग रिपोजिटरी ऑफ नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड इनोग्रेट। तो गाइस अभी क्या है, हमने क्या करना है, देखो मैं आपको बताती हूँ। देखो जो नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड है वो किसके अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर। इसका एम है कि हमने क्या करना है, 8 रीजनल रॉ ड्रग रिपोजिटरी को सेट करना है ताकि हम क्या कर सकें, जो आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी या होम्योपैथिक जो मेडिसिन है उनको रॉ मटेरियल है वो प्रोवाइड करवा सकें। तो इसी में क्या है, जो अभी सेकंड जो RRDR है उसको कहाँ सेटअप किया गया है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। जो क्या करेगा, जो वेस्टर्न रीजन है जिसमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, इनकी नीड्स को क्या करेगा, पूरा करेगा। मतलब कि यहाँ पे जो आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, होम्योपैथिक मेडिसिन में जो लोग इंडल्ज हैं उनको रॉ मटेरियल्स की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। RRDR से क्या है, हम RRDR क्या काम क्या करेगा, ये क्या करेगा, ड्रग्स को कलेक्ट करेगा,
डॉक्यूमेंटेशन करेगा, ऑथेंटिफिकेशन करेगा फ्रॉम द डिफरेंट एग्रोक्लाइमेटिक रीजन। ठीक है। टाइडल डिसरप्शन इवेंट क्या होता है? देखो गाइस, जो टाइडल डिसरप्शन इवेंट्स होते हैं ये काफ़ी रेयर होते हैं और इजीली इसको स्टडी कर नहीं सकते, मतलब इसको इजीली नहीं स्टडी कर सकते। अभी क्या है, इस इवेंट को ऑब्जर्व किया गया किसके द्वारा? एस्ट्रोनॉमर्स के द्वारा। देखो इस इवेंट में एक्चुअली होता क्या है, इस इवेंट में देखो मैं आपको सिंपल बता देती हूँ। जो स्टार्स होते हैं ना वो ब्लैक होल के ना काफ़ी पास चले जाते हैं, मतलब कि डाइवर्ट हो जाते हैं अपने पास से, तो ब्लैक होल के काफ़ी पास चले जाते हैं और इस वजह से क्या होता है, ब्लैक होल का जो ग्रेविटेशनल पुल इतना होता है कि वो उस स्टार को क्या कर सकता है, बिल्कुल मतलब कि स्प्लिट कर देता है इनटू द मतलब डिफरेंट, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स में उन्हें क्या कर देता है, स्प्लिट कर देता है। ठीक है, तो यही होता है। इन दिस इवेंट अ रेयर ब्लास्ट ऑफ लाइट अपीयर्स फ्रॉम अ स्टार बीइंग रिप्ड अपार्ट बाय द सुपरमैसिव ब्लैक होल। इस इवेंट में क्या होता है, जो स्टार है वो टू क्लोज चला जाता है सुपरमैसिव ब्लैक होल के पास। ठीक है, और फिर एक्सट्रीम ग्रेविटेशनल बुल की वजह से जो ब्लैक होल है वो स्टार को क्या कर सकता है, स्ट्रेड कर सकता है इनटू थिन स्ट्रीम्स ऑफ मटेरियल, जिसे हम स्फेगेटिफिकेशन भी बोलते हैं। लास्ट न्यूज़ है दैट इज द नाग मिसाइल। अभी क्या जो फाइनल यूजर ट्रायल था नाग का वो सक्सेसफुली कर लिया है। कहाँ से? राजस्थान के पोखरान रेंज से। ये इंडिया का 3rd जनरेशन एंटी-टेक गाइडेड मिसाइल है। तो हम काफ़ी बार पढ़ते हैं नाग मिसाइल को। फीचर्स क्या है? ऑल वेदर में आप यूज़ कर सकते हो। फायर एंड फोक, मतलब एक बार फायर कर दो तो भूल जाओ, अपना काम खुद कर लेगा। आफ्टर लॉन्च लोकन फैसिलिटीज़ में इसकी जो रेंज है वो 500 मीटर से 20 किलोमीटर तक है और इसकी जो सिंगल शॉट हिट प्रोबेबिलिटी वो कितनी 90% है। सो यहाँ पे हमारे डेली करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो, कमेंट करना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।